हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटेड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक से हमारे इस चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए बात करेंगे टूरिज्म की। टूरिज्म क्या है, सारी चीजें महाराष्ट्र में क्या टूरिज्म का हाल है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारे महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग स्टेट से, या फिर हम बात करें अब्रॉड से भी क्यों अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ के इतिहास की वजह से, हिस्ट्री की वजह से, जो डेस्टिनेशन है उसकी वजह से। दोस्तों अब हमारी जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट उन्होंने महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी लाई 2016, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 लाई, ताकि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो क्या किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। अब ये जो टूरिज्म पॉलिसी लाई गई उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि महाराष्ट्र को एक लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है 2025 तक। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हमें क्या अट्रैक्ट करनी है, ₹30,000 करोड़ तक। दोस्तों अब साथ ही साथ ऐसा टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन इंडस्ट्री। अब टूरिज्म की वजह से क्या 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्या हमें क्रिएट करना था। अब टूरिज्म की वजह से जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी चीज समझा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो लोकल पीपल्स होंगे तो वो एज अ टूरिस्ट गाइड काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा कोई और नहीं जानता होगा उस जगह के बारे में। टूरिस्ट गाइड काम कर सकते हैं, या फिर वो लोग व्हीकल में एज अ ड्राइवर या काम कर सकते। उनके जो घर होंगे वो एज ए लॉन्च वो दे सकते, रेंट पे दे सकते जो टूरिस्ट आएंगे। रिफ्रेशमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट की शॉप्स खोल सकते हो। तो इस तरह से क्या अलग अलग ट्रेडिशनल जॉब्स है वो खुल जाता है अगर एक जो डेस्टिनेशन है वो अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का क्रिएट हो जाता है। दोस्तों तो अब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या एक नोडल एजेंसी है जिन्होंने क्या इस पॉलिसी को क्या इंप्लीमेंट किया था इस स्टेट में। साथ ही साथ एमटीडीसी क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है अलग अलग इवेंट, जैसे एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, जिससे क्या होता है जो टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, वो इन बोलते हैं ना इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे वो हमारे स्टेट में आते हैं, जहाँ पे साथ ही साथ हमारे स्टेट में आते हैं और हमारा जो स्टेट का जो इनकम है वो भी क्या इंक्रीज होता है। दोस्तों अब एमटीडीसी इतने ही तक नहीं रुका, उन्होंने महाभ्रमण क्या एक स्कीम जो है लॉन्च की थी, जहां पे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जैसे एग्रो टूरिज्म हो गया, विलेज टूरिज्म हो गया, फूड टूरिज्म हो गया, सफारी, ट्राइबल लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें क्या इंप्लीमेंट की थी। दोस्तों एक ही रूफ यानी महाभ्रमण पॉलिसी स्कीम के तहत। दोस्तों महाभ्रमण क्या होगा, महाभ्रमण मतलब अलग अलग जगह क्या घूमना एक ही साथ। अब दूसरी चीज जो आती है हॉस्पिटैलिटी। अब टूरिज्म के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टूरिस्ट आ रहे उनको सहने का जगह तो चाहिए, सही बात है कि नहीं बात है। हॉस्पिटैलिटी क्या एक बहुत ही अच्छा क्या एक इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म जैसे जैसे बढ़ता है तो हॉस्पिटैलिटी की जो इंडस्ट्री वो भी क्या इंक्रीज होती जाती है। दोस्तों अगर कोई बिजनेसमैन फॉरेन से यहाँ पे आ रहा है तो उसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर अच्छी होगी तो उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी, वो अच्छे से रह पाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों तो ये हॉस्पिटैलिटी जो होती है, अगर आप किसी भी होटल में विजिट करो या फिर किसी भी जगह जा रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा अच्छी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि कंज्यूमर एक बार सेटिस्फाई हो गया तो क्या होगा, वो आपका ही प्रमोशन करेगा, सही बात है। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी इंडस्ट्री, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्म्स और जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म्स है अलग के वो भी स्टार्ट हो, केटर की जो सर्विस होती है वो भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे एयरलाइंस हो गया, मुंबई गोवा क्रूज शिप हो गया, फिर उसका फैंसी होटल जैसे डेक्कन ओडिसी, फिर रेस्टोरेंट्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स बोला, जनरल टूरिज्म हो गए, इवेंट मैनेजमेंट का, ये सब क्या ये सेक्टर के क्या पार्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट अगर घूमने आ रहा है, अगर वो होटल में ठहरा या फिर कहीं ठहरा तो उसको उस जगह के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो वो हॉस्पिटैलिटी जो सेंटर हो गया फिर होटल होगा तो होटल वो अलग अलग जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है जो हॉस्पिटल हमारा में आता है। और दूसरा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मुंबई तो जाना जाता है भाई एक बिजनेस के लिए, और बाकी जो जाता है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए, सही बात है। अगर मैं बात करूं, अगर पूरे इंडिया में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा फेमस जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री। और बॉलीवुड इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? हमारी मुंबई में लोकेटेड, जो महाराष्ट्र में आती है। दोस्तों सही बात है। इंडिया क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स क्या प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। महाराष्ट्र में ने क्या एक रिमार्केबल रोल प्ले किया इस चीज के लिए। अब एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या करता है, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या अवेल करवाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ डांसर्स हो गए, या फिर अगर बात करो जो एक्टर्स होते हैं उनको लेकर जाना, स्पॉट दादा हो गए, फिर उसके बाद ड्राइवर्स ये रहते हैं, उनके खाने जो एक्टर्स होते हैं या फिर जो टीम होती है उनके खाने पीने का ध्यान रखना। तो इसके लिए उनको अलग अलग क्या चाहिए रहते हैं, इंडिविजुअल्स चाहिए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या बहुत ज्यादा क्या एम्प्लॉयमेंट क्या क्रिएट होता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मुंबई तो फेमस है,
लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है कि बहुत सारी रीजनल फिल्म्स क्या बनाई जाती है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है, लोग जो लोगों को जागरूक करता है, और कहीं ना कहीं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। अब आपका आता है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट एक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है दोस्तों। क्या देता है? ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन देता है हमारी कंट्री में। अब ये एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है हमारे महाराष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, खासकर जो रूरल एरियाज है, जो रूरल एरियाज है उनके लिए। ठीक है, जो रूरल, ये स्लाइड मैंने डिलीट हो गया शायद, तो जो रूरल एरियाज है उनके लिए दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ अनप्रिविलेजेड जो एरियाज है महाराष्ट्र में उनके लिए। अब जो बेसिक नेचर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या होता है? सेल्फ हेल्प वाला, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये सारी चीजों को क्या बढ़ावा देना। यानी अब मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होती ही किस लिए? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ना कि प्रॉफिट गेन करने के लिए। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में चालू किया गया था अलग अलग फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर रेल में ही चालू गया था, क्रेडिट दी गई थी, और साथ ही साथ बाकी सेक्टर्स में के लिए भी चालू किया गया था, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, एग्रो मार्केटिंग हो गया, शुगर कोऑपरेटिव, फिशरीज कोऑपरेटिव डायरी, टेक्सटाइल, ये सारी चीजों में क्या बहुत ज्यादा क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन रोल प्ले करती है। अगर मैं 31 मार्च 2017 की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो पूरे महाराष्ट्र में 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और उसके 5.25 लाख मेंबर्स है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हुई, इतना कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था दोस्तों। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। कुछ भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और ऐसे ही हमारे चैनल सपोर्ट करते रहो दोस्तों।